हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। मैं डीके सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ आप चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12 का। जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। जो चैप्टर का नाम हम लिख दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कक्षा के पास तक हम लिखने हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है ना। फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में सबसे पहला हेडिंग है आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिया वेक्टर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आया? क्षेत्रफल सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। कंफर्म है? समझ में आ गया? बताइए। अब एरिया वेक्टर, इसको अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आप लोग सदिश और अदिश क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? क्षेत्रफल सदिश का परिभाषा बताते हैं। क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी राशि होती है जिसका परिमाण और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका परिमाण और उसका लंबवत मैग्नीट्यूड क्षेत्रफल सदिश के बराबर होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको लिख कर बताते हैं। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? मान लेते हैं यह कोई गोलाकार है, ठीक है, गोला है। तो जब कोई भी वस्तु है, गोलाकार हो, आयताकार हो, किसी भी क्रम का हो, ठीक है, तो जो वह वस्तु रहेगी उस वस्तु के तल के सीधे लंबवत, ठीक है ना, उस वस्तु के तल के, जैसे मेरे पास ये चाक का डब्बा है, तो यह मान लेते हैं ये चाक का डब्बा है, तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो जो ये चाक का डब्बा है, इसके तल, ये जो तल है ऊपर वाला, इसके तल के लंबवत, ऐसे ऊपर की ओर, इसके तल के लंबवत एक नॉर्मल है, और जो नॉर्मल है इसके तल के लंबवत, इसका कुछ न कुछ क्षेत्र होगा। देखिए, ये जो तल है इसके लंबवत नॉर्मल है। नॉर्मल को अंग्रेजी में नॉर्मल, हिंदी में लंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल एन, नॉर्मल जो होता है यहाँ पे एकांक सदिश का कार्य करेगा एन, नॉर्मल एन। और जिस बिंदु पे नॉर्मल है इसका क्षेत्रफल ए, ठीक है। यानी नॉर्मल और क्षेत्रफल, नॉर्मल के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। बात समझ में आया? यानी इसका परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और उस पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है। तो यह इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अगर क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला लिखें तो यह ए वेक्टर इक्वल टू एन कैप ए, यही इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, यानी ये गोला जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल, किसी प्रति एकांक हम क्षेत्रफल लिए हैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू एन कैप इंटू ए, यही क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोग को समझ में आता है। ठीक है। परिभाषा इसका लिखते हैं, देखिए, यह एक ऐसी सदिश राशि, यह एक ऐसी सदिश राशि है जिसका परिमाण
जिसका परिमाण किसी सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है और जिसकी दिशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है, उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। पास जो तल के लंबवत जिसका दिशा होता है, जिसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल भी लंबवत यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। दिशा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन एन दिखा रहा है और क्षेत्रफल इसी के डायरेक्शन में, वह बराबर होगा यह ए वेक्टर के बराबर होगा, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग होगा घन कोण किसे कहते हैं। घन कोण, ये मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे घन कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, कोई बता सकता है, बताएं। किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। या किसी गोले के केंद्र पर बने, किसी गोले, ऐसे खोखला गोला नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी ठोस गोले, ऐसे बोल सकते हैं, किसी ठोस गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, ठीक है। का परिभाषा, किसी ठोस गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा, यह चिन्ह जो है वह ओमेगा है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है घन कोण इक्वल टू क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ए बटा आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बात समझ में आया। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अभी इसको समझा रहे हैं फिगर से। आप लोग घन कोण देख लिए, अब घन कोण के बारे में थोड़ा सा और हमको डीपली पढ़ना है, नहीं तो आगे का डेरिवेशन एक भी समझ में नहीं आएगा। घन कोण होता क्या है, यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिए, एक ठोस गोला हम कोई बना लिए, ठोस गोला बना लिए। गोला बनाया तो गोला का सेंटर होगा, इस बिंदु को हम O मानते हैं। अब इस गोले के सेंटर से कोण का नाम सुने, कुल्फी, देखें कुल्फी आइसक्रीम वाली, उस कुल्फी के शेप में इसमें से हम काट के एक भाग इसका बाहर हम निकाल लेते हैं।
कुल्फी के शेप में निकालेंगे। तो आप जानते हैं गोले के केंद्र से इसके पृष्ठ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है। और संपूर्ण गोलायत संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल हम क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। और यहाँ पे जो आंतरिक कोण, यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल लिया गया है, यहाँ पे अल्प एरिया है। देखिए अल्प एरिया है क्योंकि अल्प छोटा लिया गया, गोले की अपेक्षा बहुत कम है। अब देखिए यहाँ से ऐसे जो राउंड अप में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये बताइए जब क्षेत्रफल अल्प है तो कोण भी क्या होगा? अल्प होगा। तो यही जो कोण होगा डी ओमेगा अल्प कोण, इसी को हम कहते हैं घन कोण कहते हैं। अब कहेंगे सर आप डी ओमेगा क्यों लिए हैं, यहाँ तो ओमेगा बताएं। यहाँ पे संपूर्ण गोले के लिए बताएं, तो संपूर्ण के लिए लेंगे तो हम ओमेगा लेंगे, और किसी अल्प कम भाग के लिए लेंगे, छोटे के लिए लेंगे। जहाँ भी आप डी आपको दिखाई दे दिया मतलब वह स्मॉलेस्ट वैल्यू है, कम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, ठीक है, उसको डी से लिखेंगे। तब यहाँ पे लिखते हैं अल्प कोण के लिए, अल्प कोण समझते हैं? कोण के लिए जब कोण छोटा हो तब क्या करेंगे? अल्प कोण के लिए तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा आर स्क्वायर। बात समझ में आया? अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तब कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी? ओमेगा इक्वल टू ए बटा आर स्क्वायर। लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बटा में कितना है जी? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई। बात समझ में आ गया? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आ गया। अब इसमें एक कंडीशन है, किसी ने पूछा नहीं कभी, तुम लोग भी नहीं पूछे, पूछ लेना चाहिए ना, बता दें। ठीक है। कभी कभी जो हम कोण को काट के निकालते हैं किसी सॉलिड एंगल से, ध्यान से रखना, वो कोण कुछ ऐसा हो, उसका एक लाइन बहुत बड़ा हो एक छोटा हो, तो कोण तिरछा हो जाएगा ना। कोण कैसा होगा? तिरछा हो जाएगा। ठीक है ना। जब कोण तिरछा होगा तो उसके लिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे? समस्या हो जाएगी। मान लेते हैं कोण ऐसे तिरछा है, अब समस्या हो गई। यह डी ओमेगा है, इसका रेडियस यहाँ तो हम मान लेते हैं आर है, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, तब इसके लिए फार्मूला निकालें तो समस्या होगी। तो यहाँ से एक घटक हम मान लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश इसके पी से ऐसे लंबवत होगा ये डी ए। ठीक है। या डी ए ऐसे होगा। अब देखिए इसको 2 घटक में हम वियोजित करेंगे, तो एक इसको ऐसे हम काटेंगे दोनों अक्ष के बराबर। जब ऐसे काटेंगे इसके मिडिल पॉइंट से है, तो यह कितना विचलित कर रहा है? ध्यान से देखेंगे इस डायरेक्शन में और इसके ठीक पीछे। तो आगे वाला न दिखा के हम यहाँ पे देखेंगे, यह एक दूसरे से मान लेंगे कितने एंगल पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल मानते हैं वो थीटा मान लेंगे, और इस वाले भाग को ऐसे पेंट कर देंगे। ये कितने कोण पे विचलित है? कोण थीटा कोण पे विचलित है। तब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इस अंदर वाले का, यह हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का पास वाला कास होता है, आप लोग को पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। ठीक है। कॉस हो गया। अब लिखेंगे अतः डी ओमेगा इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? डी ए कॉस थीटा बटा में रेडियस का स्क्वायर। यह फार्मूला क्यों पढ़ाए हैं? गॉस के पन्ने में अगर ध्यान नहीं पढ़ेंगे तो आप उस पन्ने को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं सिद्ध कर पाएंगे।
कि कोई भी पढ़ा दे, अगर यह फार्मूला नहीं है ना आपको पता, यहाँ पे 4 पाई का मान नहीं पता है तो आगे चल कर बहुत समस्या होगी, नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इसको पूरा डीपली हमको पढ़ाना पड़ेगा। अब आ जाइए, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ा दें जो इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, जिस पॉइंट को हम पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है। और इसी के नाम से चैप्टर का नाम बना है, वह है वैद्युत फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर यूएक्स। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, यानी वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो सपोज करेंगे कि यह कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या करेंगे? सपोज करेंगे कि यह क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाओं को हम इसे लिखते हैं क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ई वेक्टर लिखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें इन्वॉल्व होगा, यानी दिशा और परिमाण इन्वॉल्व होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसमें इमेजिंग कहते हैं, इमेजिंग मतलब कल्पना कहते हैं कि इसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। ध्यान से देखेंगे, एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इमेजिंग करेंगे, इसमें क्या है? कोई काल्पनिक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, परिभाषा इसका बताना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही? ध्यान से देखेंगे। अब ये रेखाएं कुछ ऐसे बनाएंगे इसका फिगर, इसमें से कितनी रेखाएं निकल रही हैं। तो जो वैद्युत बल रेखा इसमें से निकलेगी, वही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप कुल करेंगे, कितनी रेखा निकल रही हैं, और इन्हीं रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा इसका लिखते हैं, ध्यान से देखिए, लिखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आया? इसको फाई से लिखते हैं। अब इसमें कल्पना करेंगे। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि सबसे पहले हम बड़ी दूरी को नहीं मेजर करते हैं, सबसे पहले छोटी दूरी को लेते हैं, और छोटी दूरी को निकाल के उसका पूरा लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। जब हम समाकलन कर देंगे पूरी दूरी को निकाल के, तो वह संपूर्ण फ्लक्स के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण अगर तार होगा तार के लिए हम गणना कर लेंगे। तो इसमें हम सपोज कहते हैं कि यह एक इसमें अल्प क्षेत्र है, और इस अल्प क्षेत्र से
वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी अल्प क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं ध्यान से देखेंगे और निकल रही हैं और इसका क्षेत्रफल सदिश वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में है, जो कि dA है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे यह लाइन और इसी के ऊपर या इसी लाइन के मध्य एक दूसरे पे है, ऐसे एक दूसरे पॉइंट पे, एक दूसरे के ऊपर, ऊपर नीचे पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर कहिए या एक दूसरे के लाइन में है, तब इनके बीच का एंगल जो होगा वो शून्य होगा। एंगल क्या होगा? शून्य होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला निकालते हैं। फाई डी फाई ई किसके लिए निकालेंगे? अल्प के लिए। डी फाई ई इक्वल टू ई, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, डॉट इसका क्षेत्रफल क्या है? dA। अब आप पढ़ें दो सदिश का अदिश गुणन। क्लास 11th में पढ़ाया गया था एक फार्मूला, A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, E डॉट DA को तोड़ेंगे तो E DA कॉस थीटा होगा। अब जानते हैं, आपको बताएं दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। या आपको पता होना चाहिए, मैथ पढ़े होंगे 10th में तो पता है। EDA बचेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो गया D फाई E। ठीक है, एक फार्मूला आपको यह मिल जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो वैद्युत बल रेखा की संख्या जितनी जा रही है उतना ही जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी, न उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या नियत है, इसको बाहर लिख देंगे और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्षेत्रफल का कहते हैं तो यह ई हो गया, और ये डीए का करेंगे तो ए हो जाएगा केवल, और डी फाई ई का करेंगे तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू ई ए। आपको एक फार्मूला और मिल गया। बात समझ में आया? बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप लोग नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब इसके आगे हम पढ़ाएं आपको। ठीक है ना, नोट करिए।